हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वरदान। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 46, 47, 48, 49। अब ये कौन सा चैप्टर है? अरे कौन सा चल रहा है? मेटल्स एंड नॉन मेटल चल रहा है, तो उसी का होगा पेज। अब आज की क्लास में हम ये चारों पेज डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या दे रखा है भैया इस पेज में? इस पेज में दे रखा है मेटल्स। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? एक मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन कैसे होगी ये समझना। लेकिन एक विचित्र बात ये है कि सर, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स क्या आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए ये क्या है, मार्कर, जो कि प्लास्टिक का है, और मान लीजिए आपके पास एक आयरन की नैल है, आयरन है, मार्कर की आपके पास मार्कर है और आयरन की नैल है। एक प्लास्टिक है, एक आयरन है, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, दोनों की रिएक्शन कराते हो तो क्या कोई रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर मेटल और हर नॉन मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और इतनी खतरनाक तरीके से ऐड करते हैं कि आप जब उनके बारे में पढ़ोगे ना, हिले जाओगे। जो कि आज हिलने वालों, ध्यान से स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। हाँ जी, क्या कराओगे? जनरल इक्वेशन बताओ, ध्यान से सुन लो। मेटल, हाँ जी मेटल हो, मैं मेटल है ना, ठीक है। किसकी रिएक्शन करेगा? आज मैं नॉन मेटल से करूंगा। अच्छा, तो नॉन मेटल से करेगा, मतलब मेटल से मैं पूछ रहा हूँ तो किससे करेगा? तो कह रहा मैं नॉन मेटल से करूंगा। मेटल से मैं पूछ रहा हूँ किससे करेगा? मेटल से मैं पूछ रहा हूँ किससे करेगा? तो कहता है नॉन मेटल से करूंगा। चल ठीक है, नॉन मेटल से कर ले। क्या बनाएगा? मैं बनाऊंगा सोल्ट। अच्छा, सोल्ट बनाएगा, ठीक है। चल तो सोल्ट बनाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब एक मेटल और नॉन मेटल की जब रिएक्शन होती है तो उस जो कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है, उस कंपाउंड को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। याद रखना भाई, आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? सर, आयोनिक कंपाउंड हमारी वो कंपाउंड्स होते हैं जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने से जो कंपाउंड बनता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। चलिए, अब जैसे कि आयोनिक कंपाउंड की मैं आपको परिभाषा दे देता हूं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द transfer of electron from metal to a non-metal are called ionic compound। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो मैंने आपको बस एक बात बताई है, अभी तक एक बात बताई है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्शन करोगे तो आयनिक कंपाउंड कहते हैं। देख लो ध्यान से। द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, जो कि बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने से बनते हैं। मेटल से ट्रांसफर होता है, कहां पे जाता है? नॉन मेटल की तरफ जाता है। उस कंपाउंड को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब कैसे ट्रांसफर होगा, चलो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। मेटल लूंगा मैं सोडियम, ठीक है भाई, रिएक्शन करा के आपको नॉन मेटल की, दैट इज क्लोरीन। ओके, हाँ भाई मेटल है ना तू? हाँ मैं सोडियम हूँ, तू सोडियम है ना? तेरा एटॉमिक नंबर क्या? मेरा एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, तेरा एटॉमिक नंबर 11 है ना? तेरा कितना है? मेरा एटॉमिक नंबर है भैया 17। अच्छा, तेरा एटॉमिक नंबर 11 है, तेरा एटॉमिक नंबर 17। तो बता तू, अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो तेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,1 राइट है। तेरी क्या होगी? 2,8,7 राइट है, बिल्कुल राइट है। पहली शेल में 2 आते हैं, दूसरी शेल में 8 आते हैं, तीसरी शेल में 8 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हमारे पास 17 है, तो हमारी फिल हो चुकी है। आप जान दो, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इस पे प्लस के चार्ज आ जाएगा, राइट है।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, ठीक है भाई दे दे, जैसे इलेक्ट्रॉन इसे देगा इसके पास 8 हो जाएंगे, तो इसकी शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई, यहाँ पर आ गया माइनस का। हर एक एलिमेंट चाहता है अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करना। क्यों चाहता है वो कंप्लीटली फिल्ड करना पता है? क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो बनेगा NaCl, कंपाउंड बन गया भाई। अब ये तो NaCl बना है, ये देख सकते हो आपका चार्ज है, चार्ज है चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अंदर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत ही हार्ड फोर्स होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आपका कंपाउंड बना है बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। हाँ जी, प्रॉपर्टी हम अभी देख लेंगे, लेकिन बेसिक सी बात ये पता चली कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के आपस में रिएक्शन कराते हो तो हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है, जो कि बन गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, जो कि बन गया। ये तो बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा आप एग्जाम्पल और ले सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आपका आयनिक कंपाउंड है। क्या है? Mg प्लस का 2Cl माइनस, 2Cl माइनस लोगे तब जाके बनेगा, राइट है भाई, राइट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी आपका आयनिक कंपाउंड है, ये भी आपका आयनिक कंपाउंड है। पेज नंबर 48 पे टेबल है, वो देख रही होगी आपको, आपकी एनसीईआरटी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये सारे के सारे आपके आयनिक कंपाउंड है, राइट। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इस आयनिक कंपाउंड की कुछ इस सबसे ज्यादा जो पेपर में आती ही आती हैं, क्या आती हैं? प्रॉपर्टी आती हैं। चलो भाई देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा डस्टर? आ गया, मैं मिटा रहा हूँ। चलो भाई इसे मिटा देते हैं। आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो तेरी कुछ प्रॉपर्टी है, हाँ मेरी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या है तेरी प्रॉपर्टी? मेरी प्रॉपर्टी है एक जमीन है, एक जायदाद है, 2 खेत हैं। आप ये क्या प्रॉपर्टी है? नहीं, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। 100 एकड़ जमीन, जो भी तुम्हारी जमीन है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। इसकी प्रॉपर्टीज पता क्या क्या होती है भाई साहब? 3-4 प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में दे रखी हैं, 1 by 1 सीख लो, मजा आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होते हैं हार्ड, रिजिड। भाई साहब काफी सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। आयनिक कंपाउंड बहुत ही हार्ड होते हैं। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड जो हमारे घर पे नमक होता है, वो यही तो है। आप देखोगे सर वो तो काफी छोटा है, वो आपका बेसिकली आपके घर पे छोटा होकर आया, लेकिन काफी हार्ड रिजिड होता है वो, राइट है। दूसरी प्रॉपर्टी बता दो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सोल्यूबिलिटी की बात कर लेते हैं। चलो सी, सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। तो ये सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में तो घुल जाते हैं, बट नो सोल्यूबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। पेट्रोल और केरोसिन में ये घुलते नहीं हैं, ये इसकी हैं कुछ प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी और बता दो, एक प्रॉपर्टी और बता दूं। चलो एक के बारे में जानना है, अरे यार ये जान लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको मैंने बताया हार्ड रिजिड होते हैं। स्टेट इनकी फिजिकल स्टेट इज, फिजिकल स्टेट, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या होती है? हार्ड एंड रिजिड। आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबल इन वाटर बट नो सोल्यूबल इन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड केरोसिन और डीजल में भी आता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दो। अरे बहुत ही ज्यादा हाई होता है भाई, बहुत ज्यादा हाई होता है, इतना हाई होता है आपकी कल्पना से भी ज्यादा। जैसे कि आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, ये क्या है हमें नहीं ये पता, अब पता चल गया, ये पता चल गया क्या? ये आयरन की रोड है, ये आयरन की रोड है। और इस आयरन की रोड को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए जितनी आप हीट दोगे ना, वो हीट होती है 1811 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो 1500 समथिंग आ जाएगा, जो कि आप 273 से माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में। आयरन को पिघलाने के लिए इतनी हीट चाहिए। 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है। 1500 डिग्री दोगे तो आयरन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा आयनिक कंपाउंड था कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मेल्ट करने के लिए आपके पास चाहिए 1850। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 1850 और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 3120। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, केल्विन में बात कर रहा हूँ भाई।
तो आप देख सकते हो इस आयोनिक कंपाउंड का कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, कितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपको समझने वाली बात है। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा हो गया बिल्कुल क्लियर, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस these are all about how do metals and non metals react. Please like, share and subscribe. Thank you very much for watching.